क्योंकि ईटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम चाहते हैं कि आपके पास पैसा कमाने का कोई सा भी मौका आप ना छोड़ें। और इसीलिए आज हम क्रिप्टो करेंसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं, जहां पे हमारे साथ हमारा मेगा पैनल भी जुड़ रहा है। आपको बता दें सबसे पहले कि हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आप कैसे क्रिप्टो करेंसी में किस्तों के जरिए निवेश कर सकते हैं, साथ ही जो टैक्स सेट ऑफ को लेकर क्लैरिफिकेशन आई है उसका किस तरह से असर पड़ेगा क्रिप्टो में पैसे लगाने वालों पर। और चलिए तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और इसकी समझाइश भी हम लेंगे हमारे खास मेहमानों से। लेकिन मुद्दा हमने आपको बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी और पेचीदगियां हैं क्रिप्टो को लेकर जिस पर हम चर्चा करेंगे। आपको मेहमानों से मिलाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले निमिष सांघवी, फाउंडर कॉइन क्रंच इंडिया। हमारे साथ है अनुष भसीन, फाउंडर क्वागमायर कंसल्टिंग। पुष्पेंद्र सिंह है जो कि ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे बिटबेन के सीईओ गौरव दहाके। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और शुरुआत तो मैं यहाँ पर अनुष के साथ करना चाहती हूँ, जो कि सबसे पहले हमें बताएंगे कि किस तरह से क्रिप्टो के टैक्स सेट ऑफ पर क्लैरिफिकेशन आई है अनुष, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और एक तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं उनके मन में इसको लेकर संदेह था और एक तरह का असमंजस भी था। तो सेट ऑफ को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन आई है और किस तरह से निराशा हाथ लगी है? जब से बजट का अनाउंसमेंट हुआ है और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे टैक्सेशन अनाउंस हुआ है, तो दो चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी में कंफ्यूजन था। पहली चीज़ थी कि ये 1% टीडीएस कैसे लगेगा, और सेकंड चीज़ थी कि जो ट्रेडर्स हैं जिनके बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी होते हैं और लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी होते हैं, उनका सेट ऑफ कैसे मिलेगा, क्योंकि जो वर्डिंग थी लॉ की वो क्लियर नहीं थी। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई, बहुत सारी अलग अलग तरीके की इंटरप्रिटेशंस आई, पर मंडे को जब पार्लियामेंट सेशन में ये क्वेश्चन उठाया गया, ये क्लैरिफिकेशन आई है कि आपके जितने भी प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स हैं उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर आपने कहीं पे लॉस इनकर किया है वो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक तरीके की इनजस्टिस है ट्रेडिंग कम्युनिटी को, क्योंकि क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल है, क्योंकि क्रिप्टो में ज्यादातर ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं। उनके लिए ये अनाउंसमेंट या ये जो क्लैरिफिकेशन आई है, ये बहुत ही उनमें निराशा पैदा कर रही है। ऐसा है कि आप किसी भी देश को देख लो, टैक्स लॉ को देख लो, इस तरीके का अनजस्ट या अनफेयर टैक्स लॉ नहीं इंट्रोड्यूस करा गया है क्रिप्टो में। एक तरीके से गवर्नमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको डिस्करेज कर रही है इस इंडस्ट्री में घुसने से। सिर्फ जो इन्वेस्टर है, जो 1 2 3 4 साल इन्वेस्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के उस पर टैक्स भर दे, उसके लिए ये सिस्टम तब भी ठीक है, पर ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है इंडिया में काम करना। बिल्कुल, कितना मुश्किल होगा मैं जानूंगी आगे पुष्पेंद्र जी से। लेकिन निमिष, आपके पास मैं आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को आप चाहें कि हमें इंटरप्रेट करके बताएं। अभी तक कोई रेगुलेटर की नियुक्ति नहीं की गई है, हमें साफ तौर से कोई दिशा निर्देश यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। लेकिन देखिए, अगर आप कमाई कर रहे हैं तो हम वसूली ज़रूर करेंगे, क्या ये मंशा लग रही है? आई थिंक कविता, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो आजकल मुझे भी बहुत क्वेरीज आ रही है। हालांकि बजट में अनाउंस किया गया कि 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसीज के प्रॉफिट के ऊपर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 31 मार्च तक या अभी तक कोई टैक्स नहीं लग रहा था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और जो ऑनेस्ट ट्रेडर्स थे या जिनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा था, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं 30% के आसपास टैक्स दे ही रहे थे इसके ऊपर। अब जो जो नया रेगुलेशन आया है टीडीएस और 30% टैक्स, और ये जो ऑफसेटिंग की हम बात कर रहे थे अभी अनुष से, इन सब से तो यही समझ आता है कि सरकार जो है वो इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं गैम्बलिंग या हॉर्स रेसिंग या उस इंडस्ट्री के साथ जोड़ रही है, और ओवरऑल ये डिस्करेज कर रहे हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज को क्रिप्टो करेंसीज में। तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि कोई रेगुलेटर अभी है नहीं हमारे पास, और कहीं आरबीआई जो है, सरकार में कुछ मिनिस्ट्रीज है वो फेवर में है रेगुलेशंस के, कुछ है जैसे कि आरबीआई जो कंप्लीट बैन के फेवर में। तो ये चर्चा जब तक होती रहेगी तब तक ये कम्युनिटी को डिस्करेज करना चाहते हैं ज्यादा ट्रेडिंग करने से। इसलिए ये इस तरह का हार्श टैक्सेशन लाया गया है, ताकि लोग जो है वो डे टू डे ट्रेडिंग या बहुत ज्यादा पैसे इस इंडस्ट्री में ना डाले और बहुत कम ट्रेडिंग हो, बहुत लिमिट में ट्रेडिंग हो। तो शुरुआत में तो हमें लगता था कि सरकार की जो है वो इनकम बढ़ने वाली, क्योंकि इन्होंने ये टैक्सेशन लगा दिया। बट अब मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट ये होगा
कि इनफैक्ट ट्रेडिंग कम हो जाएगी और जो टैक्स की आय इनको मिल रही थी या जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो एक्सचेंजेस अपनी फीस पे देते थे वो कम हो जाएंगे ओवरऑल, मुझे ऐसा लगता है। चलिए थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत पुष्पेंद्र भी हमें समझा सकते हैं क्योंकि इनका राब्ता बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ। तो पुष्पेंद्र मुझे ये बताएं कि जिस तरह से स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस की तरह अब इसको ट्रीट किया जा रहा है, तो अगर हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के तौर पे इसको देखें तो ये तो अमीरों का शौक होता है और वही लोग हैं जो पैसे कमाते हैं और वही लोग होंगे जो टैक्स भी दे पाएंगे, है ना। तो इसकी अनाउंसमेंट के बाद से आपको किस तरह का रिस्पांस ट्रेडिंग कम्युनिटी से आता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे बताएं कितने लोगों ने, क्या आपको लोग और क्रिप्टो करेंसी में इसको खरीदते हुए और बढ़ते हुए देखे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? थैंक यू कविता जी। तो स्टार्टिंग के अंदर जब ये टैक्सेशन अनाउंसमेंट हुआ था तो काफी कम क्लियरिटी थी मार्केट के अंदर, तो काफी एक्सचेंजेस ने भी इसका वेलकम किया था। और कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम प्रीवियस अनाउंसमेंट देखें तो पहले तो ऐसे अनाउंसमेंट आते थे कि क्रिप्टो रखने वाले पर 7 साल की सजा, क्रिप्टो इज गोइंग टू बबल एंड क्रिप्टो इज गोइंग टू बस्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें बोली जाती थी कम्युनिटी के बारे में। एक कहीं ना कहीं एक वेलकम मूव था। लेकिन अब जो ये वेलकम मूव के अंदर जो क्लियरिफिकेशन मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा और जो ये 30% टैक्स है इसमें कोई स्लैब सिस्टम भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये कहीं एक डिस्करेज करेगा इंट्राडे ट्रेडिंग को भी। और ये ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है जो 10,000 रुपए से 20,000 रुपए से 50,000 रुपए से ट्रेड करते थे और वो पूरे साल के अंदर 20,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करते थे या 1 लाख रुपए अर्न करते थे। तो कहीं ना कहीं अगर स्लैब सिस्टम वाइज देखा जाए, जैसे कि स्टॉक मार्केट है या अदर कोई भी मार्केट ले लीजिए, तो वहां पर क्या होता है कि जो आपका स्लैब सिस्टम काम करता है वो कहीं ना कहीं लॉस सेट ऑफ भी होता है। तो ये चीज यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगी, तो जो छोटा ट्रेडर है उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। अगर हम रिच वालों की देखें तो ऑलरेडी वो तो क्या है कि 30% या किसी की सैलरी या किसी का जो इनकम 10 लाख 15 लाख से ऊपर आ जाता है तो वैसे भी वो 30% वाले क्राइटेरिया में आ ही जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है बहुत छोटे वाले ट्रेडर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाली है। और जो कम्युनिटी से हमें रिस्पांस मिल रहा है वो उन्हीं लोगों का वही लोग ज्यादा परेशान है जो यहाँ पर क्या है कि छोटे ट्रेडर हैं। और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर, अगर मैं बहुत हाई प्रोफाइल की बात करूं तो वो ऑलरेडी क्या है कि डिफरेंट कंट्री का प्लान कर रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पर मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्या है कि डिस्करेज वाली चीज है और गवर्नमेंट चाहती है कि जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर क्या है कि बंद हो जाए एक तरीके से। और आने वाले टाइम के अंदर हमें एक्सचेंजेस के ऊपर भी, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी क्राइसिस भी देखने को मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर है। लेकिन चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बेहतरी से समझना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अनुष हमें थोड़ा सा बाकी देशों में जो लीगल एस्पेक्ट है क्रिप्टो करेंसीज को लेके उसका उदाहरण देकर हमें समझाएं कि भारत से ये कितना अलग है और कैसे बाकी सरकारें एक नियम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जहाँ पर ये जो सेक्टर है वो आगे बढ़े। लेकिन हाँ, सरकार की पैनी नज़र भी है उसी वक्त। और यहाँ पे चाहे मैं यूएस की बात करूँ या और कोई जगह की बात करूँ, अनुष मुझे समझाएं कि रेगुलेटरी सिस्टम किस तरह से तैयार किया गया है टैक्सेस को लेके, खास तौर से अगर भारत के साथ तुलना की जाए तो कितना अलग है? बिल्कुल कविता, सबसे पहले तो काफ़ी कंट्रीज़ में एक अलग रेगुलेटर सेटअप किया गया है जिसकी एक्सपर्टीज़ है इस स्पेस में। अभी आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटीज रेगुलेटर हो सकता है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेटर हो सकता है, पर क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल एसेट्स एकदम नई चीज़ है जिसमें काफ़ी तरीके की चीज़ें मिक्स हो रही हैं, चाहे आईटी है, चाहे क्रिप्टो है, चाहे क्रिप्टोग्राफी है, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो इस चीज़ के लिए एक नया रेगुलेटर को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है जो फुल टाइम इसको मॉनिटर करे। अगर आप सिंगापुर की बात करते हैं, वहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई है उन्होंने क्रिप्टो रिलेटेड। और उस पॉलिसी से जितने भी वहाँ पे स्टार्टअप्स हैं उनको एक कंफर्ट मिलता है कि अगर हम रेगुलेटर से बात करें, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएं तो रेगुलेटर हमें सपोर्ट करेगा। ये नहीं कि हमारा बिजनेस बैन हो सकता है। सिमिलरली अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, दुबई में काफी सारे दुबई का एक फ्री ट्रेड जोन है, आबू धाबी का फ्री ट्रेड जोन है, जहां पे अगेन रेगुलेटर ने बहुत क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है क्रिप्टो को लेके और वो इंकरेज कर रहे हैं कि जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं ग्लोबली जिनको इतनी फंडिंग मिल रही है वो उस कंट्री में आए और वहां पे वो सेटअप करें। यूएस में एक स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं है अभी, बट यूएस में तब भी टैक्सेशन को अगर हम देखें तो क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा है। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज हैं कि आप खरीदो और बेचो और जो भी डिफरेंस है उसमें आप टैक्सेस पे करो, वो ही लॉ क्रिप्टो को अप्लाई करा जा रहा है। अगर आपके कोई लॉस हुए हैं प्रॉपर्टी में तो आप उसको अपने किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में अभी तक जहां पे टैक्स लॉज
क्लैरिफाई किए गए हैं क्रिप्टो रिलेटेड, वहां पे इतना डिस्करेजिंग या इतना नेगेटिव स्टैंड नहीं लिया गया है। अगर किसी कंट्री को इस इकोसिस्टम को नहीं सपोर्ट करना था तो वो ऑल आउट बैन को ही देख रहे हैं, बट टैक्सेशन के थ्रू इसको डिस्करेज करना एक इंडिया की ही यूनिक पोजीशन ली गई है। एंड आई अनफॉर्चुनेटली किसी और कंट्री में भी ये पोजीशन नहीं है, एंड इंडिया में भी आई थिंक मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस मस्ट बी मेड टू मेक दिस फेवरेबल फॉर द इकोसिस्टम। यहाँ पर तो जीएसटी की भी तलवार लटक रही है जो कि लग सकती है क्रिप्टो करेंसी पर, है ना? अगर ये लग जाती है, अगर ये गाज गिर जाती है, तब तो ये टोटली डिस्करेज हो जाएगा। फिर तो मतलब ये बैंक के बहुत ही क्लोज है, ऑलमोस्ट वैसा ही हो जाएगा। 5%, 2% या 1% जीएसटी लगाने लग जाओ परचेज या सेल पे, तो वो बिटकॉइन की जो प्राइसिंग इंडिया में है वो पूरे ग्लोबल प्राइसिंग से हटके हो जाएगी, एंड that will not incentivize anybody to trade in India. बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज ग्लोबल एसेट्स हैं। आप बहुत सारे एक्सचेंजेस पे प्राइसेस देख के कुछ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, पर अगर आपको इंडिया में ही खरीदना पड़े, इंडिया में ही बेचना पड़े, और आपको इतना टैक्स, एक तो इनकम टैक्स 30%, ऊपर से 1% टीडीएस कंप्लायंस, ऊपर से अगर जीएसटी भी लग जाता है किसी भी रेट पे, आई बिलीव इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से क्रिप्टो की बहुत ही छोटी हो जाएगी। जितने भी एक्चुअल पैशनेट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, हम बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन देखेंगे कि वो कोशिश करेंगे किसी भी क्रिप्टो फ्रेंडली जुरिसडिक्शन में मूव करने की। अब रमेश, आपका भी व्यू चाहती हूँ मैं इसी सवाल पर। थिंक जो जीएसटी का न्यूज आ रहा है वो आई होप कि वो जो जीएसटी लगे वो एक्चुअल, जैसे अनुष ने बोला, प्राइस के ऊपर ना लग के सिर्फ फीस के ऊपर एक स्टैंडर्डाइज जीएसटी लगे। इस वक्त जो एक्सचेंजेस है वो ट्रेडिंग फीस के ऊपर 18% जीएसटी देते हैं, बट अगर वो 28% करना चाहते हैं जो रिपोर्ट्स में दिख रहा है तो भी वो चलेगा। लेकिन जैसे अनुष ने बोला, अगर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया तो इंडिया में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन हालांकि अगर यही इंटेंशन है सरकार का तो दिस माइट बी जो रास्ता है वो अपनाए वो यही हो, ताकि पूरा डिस्करेज हो जाए। लेकिन पुष्पेंद्र जी और अनुष ने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने एक एक्सोडस, एक ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं। काफी डेवलपर्स जो बहुत ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं, जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में काम करते हैं, जिन्होंने जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो सब इस वक्त या तो दुबई या तो सिंगापुर या तो कोई और फ्रेंडली जुरिसडिक्शन में तैयारियां कर रहे हैं, या तो जाने की या जा चुके हैं। और ये हम आगे देखते रहेंगे अगर ये टैक्स लॉ जो है वो इससे ज्यादा और पेचीदा किया जाएगा तो। सो आई कंप्लीटली एग्री कि हम ये इंडस्ट्री को डिस्करेज कर देंगे। इस इंडस्ट्री में इंडिया में ट्रेडिंग होनी बंद हो जाएगी और लोग बाहर मूव कर जाएंगे, और या फिर एक कंप्लीटली पैरेलल कैश इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी जिसको ट्रेस करना, नॉन केवाईसी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी जिसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी बैड मूव। आई होप कि कहीं ना कहीं आगे जाके चेंज आए इसमें और ये थोड़े से लैक्स हो ये टैक्सेशन रूल्स। अगर मैं समझना चाहूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि दो धारी तलवार ही लग रही है। सरकार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेगुलेटर सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस बीच पुष्पेंद्र मुझे ये बताएं कि 2022 में अब तक वो कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, जिनमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ट्रेड हो रहा है, ख़ासतौर से भारत में अगर इस तरह का कोई डेटा आपके पास है जो आप शेयर कर सकते हैं? बेसिकली क्या है कि जो 2022 के अंदर 2021 के अंदर जो नए इन्वेस्टर आए हैं, मोस्टली क्या है कि वो एक मार्केट के अंदर फोमो देखकर आए हैं कि 25 दिन में पैसा डबल, और या किसी फ्रेंड ने बता दिया देखो मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, 1 लाख रुपए लगाया था, मेरा 2 लाख रुपए हो गया, तो उसको भी लगेगा अच्छा इसका 2 लाख हो गया। तो ऐसे फोमो देखकर एक 2021 के अंदर एक बहुत बड़ा फोमो देखने को मिला था, जहां पर क्या कि इलोन मस्क और बड़े बड़े लोग यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर आए, स्पेस के अंदर आए थे। तो यहाँ पर ज्यादातर जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी, तो उनका जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है मोस्टली वो ऐसे कॉइन के अंदर है, या तो वो मीम टोकन है, डॉज कॉइन, सेबा इनू, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे एक्सचेंज की भी रिपोर्ट है कि जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है 2021 के अंदर, वो डॉज कॉइन, सेबा इनू, इन सब के अंदर हुआ है। तो इंडिया के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम फर्स्ट सेकंड नंबर के ये कॉइन बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, और उसके बाद में क्या है कि मीम टोकन है।
यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हमें बात करनी है, और खासतौर से एक अहम पहलू कि अगर आप क्रिप्टो में अभी भी निवेश करना चाहते हैं तो किश्तों में निवेश करने का विकल्प है। आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं या रिकरिंग बाय प्लान ले सकते हैं। ये कैसे होगा और कैसे ऐसा होने से क्या निवेशकों का क्रिप्टो में पैसे लगाने का जो रुझान है वो बढ़ेगा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और हमारा क्रिप्टो करेंसी पर मेगा पैनल अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर हम आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हर पहलू पर आज जानकारी दे रहे हैं। अब एक अहम पहलू, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप निवेश करने से डरते हैं तो आपके लिए नया विकल्प है। आप किश्तों में निवेश कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। जी हाँ, जो एसआईपी अब तक आप शेयरों में या म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, अब आप इसे क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हैं। कैसे होगा ये सब, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गौरव दहाके सीईओ बिट बीएनएस, इनके पास मैं जाऊंगी सबसे पहले। मुझे बताएं, पहले तो स्वागत है आपका। काफ़ी देर से आप जुड़ पाए, काफ़ी तकनीकी दिक्कत थी जोड़ने में, लेकिन चलिए मुझे ये बताएं कि एसआईपी के ज़रिए निवेश करना क्रिप्टो में कितना सही तरीका होगा और कितना वाजिब तरीका होगा। क्योंकि देखिए, इक्विटी और बाकी निवेश विकल्प जो हैं जिसमें हम निवेश करते हैं, हम जानते हैं कि एसआईपी के ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको एवरेजिंग की जो है फ़ायदा जो है वो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। काफ़ी हद तक हम जानते हैं कि बाज़ार के गिरने में, बाज़ार के चढ़ने में क्या क्या फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या ट्रिगर करता है। क्रिप्टो करेंसी में भी क्या ऐसा कुछ होता है, और क्या इन सबको ध्यान में रखकर अगर आप एसआईपी करें तो आपको लंबी अवधि में एवरेजिंग का फ़ायदा होता है और कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा होता है? गौरव, क्या ये मुमकिन है? वीकली एसआईपी अगर आप करते हो, तो जब भी वीकली एसआईपी आप करते हो, उससे बिटकॉइन की प्राइस कभी भी 2 वीक से ज्यादा नीचे नहीं जाती है। तो इफ यू चेक द डेटा, मतलब पिछले 11 साल का अगर आप डेटा देखोगे प्राइस के अराउंड, किसी भी 2 ईयर का टाइम पीरियड ले लीजिए, और अगर आप वीकली एसआईपी करते हैं बिटकॉइन में, तो उसके नीचे एसआईपी की प्राइस 2 वीक से ज्यादा कभी भी नहीं रही है। एंड व्हेनेवर द प्राइस गोज डाउन, वो एवरेज आउट होता है। तो एसआईपी करना काफी सेंसिबल है, बट ये टॉप टोकन्स में करना ज्यादा सेंसिबल है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और इस टाइप के टोकन्स, रादर देन जो नए सॉर्ट ऑफ टोकन्स है, बिकॉज नए टोकन्स का कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। फॉर बिटकॉइन एसआईपी और इथेरियम एसआईपी, ये काफी देर तक प्रूव हो चुके हैं। 7-8 साल का एटलीस्ट टाइम विंडो है, जहां पे हमेशा अपने एवरेज प्राइस से काफी ऊपर रहे। ये समझा आपने, कहा कि टॉप टोकन्स में आपको एसआईपी करनी चाहिए, तो ओवरऑल आप जिस तरह का प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हैं उसमें एसआईपी कितने अंतराल में की जा सकती है, मिनिमम टिकट प्राइस कितना है, और कितनी समय तक आप निवेशकों को या लोगों को रुकने की सलाह देते हैं? आई एम श्योर जब आप उनको एसआईपी करने की सलाह दे रहे होंगे तब आप साथ में उनको फ़ायदे भी बताते होंगे जो कि अवधि वाइज आपको रुकने पर मिलते होंगे। 100 रुपए से आप कर सकते हो। 85% ऑफ आवर यूजर्स डेली एसआईपी करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इक्विटीज में डेली एसआईपी का कंसेप्ट है भी नहीं, यहाँ पर लोग डेली एसआईपी करते हैं, और डेली एसआईपी में ये काफी अच्छे से एवरेज आउट कर देता है प्राइसेस को, बिकॉज बिटकॉइन काफी वोलेटाइल है। तो ये जो प्राइस वेरिएशन है इसको बहुत अच्छे से एवरेज आउट कर देता है, और हम उसे गोल बेस्ड रखे। तो काफी केसेस में हमने देखा है कि लोगों ने अपने डॉटर के एजुकेशन के लिए, कोई घर के लिए, या वैसे टाइप के इनिशिएटिव्स के लिए उसे रखा था, एंड देयर टाइमलाइन फॉर दैट वाज लाइक 5 से 7 साल, बट वो 1.5 साल में या 2 साल में ही कंप्लीट हो गया, बिकॉज बिटकॉइन का एवरेज एसआईपी रिटर्न हैज बीन अबाउट 25% over the last any time period that you sort of take on an annualized basis, and SIP उस way में काफी sensible है as a form of investment. Even from a taxation standpoint, वो limited taxation challenges provide करेगा users के लिए, अगर वो SIP का रुख अपनाते हैं तो।
हमारे साथ जब पुष्पेंद्र खुद यहाँ पर मौजूद हैं तो एक स्ट्रैटेजी तो दर्शकों को देना बनती ही है। तो पुष्पेंद्र मुझे बताएं, लमसम निवेश करने में फ़ायदा होगा क्रिप्टो में या एसआईपी के ज़रिए पैसे लगाने में फ़ायदा होगा? किस तरह के टोकन्स में एसआईपी करने से कितना फ़ायदा होगा? यहाँ पर गौरव जी ने की बात से मैं बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि जो टॉप टोकन है उनके अंदर आप कहे कि एसआईपी करो, और एसआईपी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है न्यू ईयर के लिए, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कि मैंने बहुत टॉप पर बाय कर लिया, मैं तो ऊपर फंस गया। तो उन सारी चीजों से बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एसआईपी स्ट्रेटेजी। और इसके अंदर इसकी जो सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके अंदर आप छोटा छोटा एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और एक बड़ा पोर्टफोलियो मेंटेन करते हो, और एसआईपी का मतलब ही है लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर आपके पास में जो टोकन है वो एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए कि जो बिल्कुल न्यू ना हो। पता चले एक साल बाद टोकन ही नहीं है, हमने एक साल तक एसआईपी स्टार्ट करी और एक साल बाद पता चला कि वो टोकन ही डीलिस्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा बिटकॉइन, इथेरियम, एडीए या जो टॉप 10 कॉइन है आप उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट क्या है कि वो कॉइन ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर सस्टेन करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का यूज केस ऐसा है, ये कहीं नहीं जाने वाला। इथेरियम की बात करें, आज सारे के सारे जो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, या मैं बात करूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारे के सारे इथेरियम के ऊपर डेवलप होते हैं। तो इथेरियम कहीं नहीं जाने वाला और पिछले काफी लंबे टाइम से काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, और आज भी इसको हम सेकंड नंबर का कॉइन बोलते हैं। तो इस तरह के कॉइन्स के ऊपर फोकस करें, और जो एसआईपी है उसको यहाँ पर ये भी ट्राई करें एसआईपी के साथ साथ में, जब मार्केट के अंदर एक 30% का करेक्शन है तो वहां पर अपना जो एसआईपी का जो एक अमाउंट है उसको थोड़ा इंक्रीज करें। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा। जी जी, तो अनुज मुझे ये बताएं कि अब एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे तो क्या टैक्स को लेके कोई पेचीदगियां बढ़ेंगी? फंडामेंटल अजम्पशन है कि एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप ज्यादा खरीदते बेचते नहीं हो, आप सिर्फ खरीद रहे हो। तो इन्वेस्टर की जो अकाउंटिंग या बुक्स होती हैं या टैक्सेस होते हैं वो सिग्निफिकेंटली आसान रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रेड्स नहीं होते। अब जो नया टैक्स लॉ आ रहा है उसमें एसआईपी में भी जो परचेज है उस पे जो परचेजर है उसको 1% टीडीएस जरूर काटना पड़ेगा सेलर से। वो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिटी नहीं दी है कि आप सेलर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आपके लिए सेलर एक्सचेंज आइडेंटिफाई करेगा, एक्सचेंज 1% टीडीएस काटेगा या बायर को काटना पड़ेगा। वो एक कॉम्प्लिकेशन है जो अभी क्लैरिटी मिलने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये इसका प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट होगा। बट अदर देन दैट आप एसआईपी करते रहें। एसआईपी करने में टैक्स कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, और आप जिस भी साल में बेचेंगे उस साल में आप अपनी पहले की सारी कॉस्ट अक्यूमुलेट करके प्रॉफिट में से माइनस सेल्स में से माइनस करके प्रॉफिट डिटरमिन करिए, और उस पर आप 30% टैक्स पे करेंगे। जल्दी से नैमिष, समय लगभग खत्म हो गया है मेरे पास, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। पुष्पेंद्र ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई टोकन अपने आप से डीलिस्ट हो जाए, आपको पता ही ना चले। एक रेगुलेटर आने के बाद ये सारी बातें काफी मायने रखेंगी मेरे ख्याल से, ये सब चीजें होना नामुमकिन हो जाएगा। नैमिष, एक रेगुलेटर आने से, एक रेगुलेटर के साथ साथ एक रेगुलेशन ये भी आना चाहिए कि एक मैट्रिक्स रहना चाहिए, और अगर वो इस मैट्रिक्स को कोई टोकन सक्सेसफुली पास करता है तभी उसको लिस्ट किया जाना चाहिए इंडियन एक्सचेंजेस में। बस आप इतना कर दो। हालांकि सारे एक्सचेंजेस अपना खुद का एक मैट्रिक्स लगा के बैठे होते हैं, हर कॉइन में आप एसआईपी नहीं भी कर सकते हो। सो वो लोग भी ध्यान रखते हैं इस चीज का कि इन्वेस्टर का लॉस ना हो। लेकिन एक रेगुलेटर आने से ये एक ऑफिशियल हो जाएगा और हम कंट्रोल कर पाएंगे कि हम किन किन टोकन्स को लिस्ट कर रहे हैं एक्सचेंजेस में, और कौन कौन से टोकन हाई रिस्क है जिनको अवॉइड कर रहे हैं सीधा रेगुलेटर के माध्यम से, ना कि एक इन्वेस्टर के ऊपर वो ओनस नहीं आएगा वो डिसीजन का। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड अगर हमारे पास एक रेगुलेटर हो तो क्रिप्टो के लिए। ख्याल से क्रिप्टो करेंसी एक अब ऐसा बाजार, ऐसा मुद्दा बन चुका है जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तो अवेलेबल है, बस सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर ये आ जाए तो मेरे ख्याल से भारत जो है दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले बेहतरीन से बेहतरीन तरह की सर्विसेज और क्रिप्टो करेंसी का जो इकोसिस्टम की हम बात करते हैं वो दे पाएगा। बस हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बेहद खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए, इतनी बारीकियों से क्रिप्टो करेंसी के बाजार को दर्शकों को समझाने के लिए। इस शो